गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूर्या और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पंचायती राज का ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा समझने में टफ होता है। ये टॉपिक है आपका पंचायतों में जो वर्ण क्रम के आधार पर हम लोग जो वरीयता प्राथमिकता तय करते हैं वो क्या होता है। जैसे कि नाम को लेकर होता है ना कि जैसे कि चुनाव मत पत्र देना है या चुनाव चिन्ह देना है तो पहले किसको देंगे, ठीक है। रिजल्ट आया तो पहले किसका आएगा, तो जो जैसे हम लोग का जैसे होता है पर नाम होता है तो नाम के आधार पर हम लोग का रिजल्ट आता है ना जी, ए का पहले आएगा, बी का पहले आएगा, ऐसा। तो हम उसी बारे में क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है आज दोस्तों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्ण क्रम निर्धारण। कैसे वर्ण क्रम निर्धारण होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बड़ा सा सिंपल सा शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि ये है क्या चीज। देखिए, वर्ण क्रम का जो निर्धारण होगा वो रिटर्निंग अधिकारी करेगा अंतिम में। कौन करेगा? रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी कैसे करेगा सर, अब किस आधार पे करेगा तो समझेंगे। अगर आपने नाम, अगर आप निर्वाचन, आप क्या कहते हैं, कोई भी पद अधिकारी के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपका नाम अगर नामांकन में हिंदी में लिखा है तो उसे इंग्लिश के रूप में पहले लेटर को लिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है, क्या है? राम। तो इसको राम ना मानकर हम लोग मानेंगे राम, ठीक है। और हम लोग किसको काउंट करेंगे? आपका आर को। किसको काउंट करेंगे? आर को। चीजें क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति ने राम साहू, एग्जाम्पल क्या है इनका? राम साहू, तो इसका जो दूसरा जो सरनेम रहेगा उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। पहले नाम का जो पहला अक्षर रहेगा उसका मेन रोल होता है। अगर इस व्यक्ति विशेष ने अपना नाम जो है साहू राम लिख दिया है, ये उनका सरनेम है और ये क्या है? आपका राम है। तो सर ऐसी स्थिति में क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में आपको रखना है एस काउंट नहीं करेंगे। क्या राम काउंट करेंगे? क्या नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पास शुरू में क्या है दोस्तों? आपका एस है तो एस काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एस काउंट किया जाएगा। उसी तरीके से किसी का नाम आपका वीपी वर्मा है, कौन सा वर्मा है? बीपी वर्मा है, तो यहाँ पास क्या काउंट करेंगे? वी करेंगे कि पी करेंगे, ठीक है। तो इसके ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसका हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, आकलन करने वाले हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या किया जाएगा। किसी ने अपना नाम लिख दिया है एस चंद्रा, तो उसमें क्या होगा? किसी का नाम है आपका बीपी चंद्रा, तो क्या नाम होगा? तो आज हमारा लोग चर्चा करने वाले हैं जो भी वर्ण क्रम होता है वो किस बेस पर होता है और जो सर्वोपरि होगा वो किसका मान्य होगा? रिटर्निंग अधिकारी का होगा या पीठासीन अधिकारी का होगा। तो हम लोग देखते हैं आपका, ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। प्रावधान, प्रावधान क्या समझेंगे दोस्तों? छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1995 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 1995 के अंतर्गत जो अधिनियम बनाया गया है उसमें 38 2 और 3 में बताया गया है वर्ण क्रम के बारे में। किसके बारे में? वर्ण क्रम के बारे में। कौन सा अधिनियम आपको रखना है? तो आपका 1995 38, 1995 38 2 और 3 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में ये पत्र मत्र मुद्रण दिया जाएगा। वर्ण क्रम निर्धारण कैसे होगा? उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। किसके आधार पर? अंग्रेजी वर्ण। ऐसे समझाए ना, राम हिंदी में लिखे हो लेकिन राम ना बोल के उसको लिखेंगे RAM और आर को पहली प्राथमिकता दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय हिंदी के नाम के साथ साथ, किसके नाम के साथ साथ? हिंदी नाम के साथ अंग्रेजी स्पेलिंग की जानकारी प्रस्तुत करेगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्रों पर अंग्रेजी में अपना नाम लिखा हो तो अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करती है की जाएगी। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अंतिम होगा। अगर आपने नाम हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, तो रिटर्निंग अधिकारी उसको प्राथमिकता देगा कि वो नाम क्या होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया एग्जांपल के लिए RAM हिंदी में लिख दिए हो, इंग्लिश में नहीं लिख पाए हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उसको लिखेगा भैया RAM और उसी आधार पर आपका वर्णक्रम क्या होगा? तय होगा। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र में अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार नाम लिखा गया हो उसके प्रथम अक्षर आधार पर ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। मैं बताया आपको, राम साहू लिखा है तो आर को पहले काउंट करेंगे, लेकिन अगर उसने लिख दिया है पहले अपना सरनेम साहू राम तो सा को, एस को पहले हम लोग क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। बहुत लोग होते हैं जिस सरनाम को पहले लिख देते हैं। जैसे ये एक चीज और है ना, जैसे आपने कुछ उपाधि लिया है, मास्टर सलीम, ठीक है, लेफ्टिनेंट या कुछ भी, राजा, ठाकुर, पंडित, तो वहां पास क्या प्राथमिकता दी जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम के साथ सरनेम भी लिखा है परंतु सरनेम नाम के बाद लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो नाम के प्रथम अक्षर का आधार
वर्णक्रम निर्धारित करेगा। किंतु यदि सरनेम नाम के पहले लिखा गया हो तो सरनेम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। चीजें क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कूट में जब आता है तो ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करती है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी ने अपना नाम पूरा ना लिखकर आधा लिखा है तो वर्णक्रम निर्धारण करते समय अक्षरों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अक्षर का ध्यान नहीं देंगे, आधा लिखेंगे तो अक्षर का ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा सर? परंतु यदि आधा अक्षर का प्रयोग करने वाले दो अभ्यर्थी ने नामों के शेष बचे भाग के एक समान लिखा है, तो जैसे कि PS वर्मा, BK वर्मा, PS वर्मा, BK वर्मा, तो ऐसे में उनका पारस्परिक वर्णक्रम निर्धारित करने और उनके आधा अक्षर वाले प्रथम अक्षर को विस्तार में लिया जाएगा और इस उदाहरण में VV और PP श्रेणी में आएगा। VV, ठीक, कैसे समझेंगे ये आपको याद रखना ना। ये PS वर्मा तो पहले क्या आता है? B आता है, VV वर्मा, उसके बाद क्या आएगा? VP वर्मा। कौन सा वर्मा? VP वर्मा। देखो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, वर्मा को रोल लिया जाएगा। जैसे कहीं बताया ना, S सूर्या, S लिख देते, S काउंट हो जाएगा। A सूर्या, तो A सूर्या S को लिया जाएगा, A को नहीं। लेकिन यहां पास क्या बताया गया है? दो नाम मिल गए हैं आपको, एक मिल गया है PS वर्मा और एक क्या दिया है आपका? BB वर्मा। तो यहाँ पास V तो है, वर्मा लेंगे, लेकिन प्राथमिकता इसको देंगे कि दोनों वर्मा है, तो पहले क्या आता है? B आता है, तो पहले किसको प्राथमिकता देंगे? B को। जो अल्फाबेटिकल लेटर में पहले आएगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम के साथ आदर्श सूचक शब्द जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पंडित, वैद्य, प्रोफेसर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, लाला, चौधरी, महंत, तो वर्णक्रम निर्धारित करते समय इन शब्दों को नजरअंदाज किया जाएगा। ये कोई नाम नहीं है, ये तो उनका क्या है? एक उनकी पदवी है, उनकी उपाधि है, तो उसको नजरअंदाज करेंगे। महंत लक्ष्मी नारायण दास, तो मां नहीं काउंट करेंगे, लक्ष्मी से L काउंट करेंगे। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया? फादर का नाम देखेंगे तो आगे उसके पिता का नाम जोड़कर उसके निवास स्थान या उसके व्यवसाय का उल्लेख करते हुए विस्तारित किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के नाम के वर्णक्रम का निर्धारण विस्तारित नामों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, राम साहू पिता श्याम साहू, राम साहू पिता घनश्याम साहू। ठीक है, तो राम को तो छोड़ दीजिए, अब श्याम और घनश्याम में आएगा, तो श्याम S, घनश्याम G, और उसके बाद उनका स्थान पता चला वो खैराडी का है, पता चला कि वो किसी और जगह का है, तो उसके आधार पर किया जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यदि दो अभ्यर्थियों के नामों के अक्षर प्रथम अक्षर एक जैसे हैं तो नाम द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। चीजें क्लियर है? यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर भी एक जैसे हो तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। यदि नाम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एक जैसे हैं तो चौथे अक्षर का लिया जाएगा। और इसी रीति का आगे हम लोग अनुसरण करते होंगे जब तक नामों में विभेदता नहीं आए। जैसे कि एक है आपका विनीता, क्या है जी? विनीता, और एक का नाम क्या है जी? विनीता। कौन सा? विनीता। तो V भी दोनों कॉमन हो गया, नहीं लेंगे। E आएगा पहले कि I आएगा, तो E को पहले क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। तीसरा अक्षर भी अगर कॉमन मैच नहीं करेगा तो दूसरा अक्षर भी मैच नहीं करेगा तो तीसरे अक्षर को क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। हिंदी के कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है जिसमें प्रथम अक्षर साइलेंस होता है, तो हम लोग साइलेंस को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि देखते हैं, साइलेंस अगर होता है तो साइलेंस अक्षर यहाँ पास क्या देखते, जैसे कि होता है ना ऋतिक, H आता है, तो वहां पास देखते हैं जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वहां पास मान्य होगा कि नहीं होगा। देखते हैं मान्य होगा कि नहीं होगा। मान्य होगा, याद रखिएगा। हिंदी कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखे जाते हैं जिसमें प्रथम अक्षर साइलेंस के रूप में होता है, जैसे कि क्षितिज, ऋतिक, क्षमा इत्यादि। अतः ऐसी स्थिति में निर्धारण में साइलेंट अक्षरों को भी मान्य किया जाएगा। H को काउंट करेंगे, क्षमा K को काउंट करेंगे,
क्षितिज के को काउंट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा वर्णमाला है आपका, ये वर्णमाला का आधार है। इसके अलावा दिया हुआ है सामान्य अंग्रेजी भाषा में नामों की स्पेलिंग बहुप्रचलित परंपरा के अनुसार ही मान्य होगा। हीरालाल की स्पेलिंग हीरालाल होगा, हीरालाल दोनों प्रकार से मान्य होगा, परंतु किशोर की स्पेलिंग मान्य नहीं की जाएगी अगर वो लिखा होगा किशोर या चिचोर, नाम सही होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। सर ये क्या होता है? वर्णक्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अगर थोड़ा बहुत तुक्का मारेंगे, जैसे इंग्लिश रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, वही रहेगा अल्फाबेट वाला कहानी। लेकिन एक चीज रखना कि मेन जो रहेगा वो कौन रहेगा, ये आपका रिटर्निंग अधिकारी, उसी का जो कथन है वही क्या रहेगा, आपका सर्वमान्य रहेगा। एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध समझो कहानी क्या है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस वार्ड से भी इस वार्ड से भी, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आएगा अगर मैं दोनों में जीत गया तो मुझ पर डिपेंड होगा कि मैं किस पर रहना चाहता हूं। दोनों पे नहीं रह सकता, किसी एक पर मुझे रहना पड़ेगा और 10 दिन पहले मुझे बताना पड़ेगा भैया कि हाँ मैं इससे चुनाव, मैं इसमें इसके साथ अपना पार्षद का चुनाव मतलब रिजल्ट को मान्य करता हूं। चीजें क्लियर है? अगर आप नहीं बताते हो, बिना बताए किसी भी एक वार्ड से अपना जगह सुनिश्चित कर लेते हो तो भी मान्य होगा। आप 10 दिन के बाद नहीं बताओगे तो समस्या होगा। तो ये सब चीज के बारे में चर्चा करते हैं। क्या एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, ठीक है। क्या क्या प्रावधान है, चुनाव के बाद परिणाम में दिक्कतें होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, समझेंगे। धारा 41 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 41 के अंतर्गत हम बात करते हैं। एक उम्मीदवार 2 पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है, जो नामांकन फॉर्म जमा करते समय प्रायोजित तथा दोनों वही से विजित करने के पश्चात किसी एक पद का धारण कर सकता है। किसी एक पद को धारण कर सकता है जो अपने मतदान क्षेत्र से संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का हो। सदस्य, पंच, सरपंच। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हुआ है तो उसे सबसे बाद में निर्वाचित हुए पद से 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर विधिक पदाधिकारी अर्थात कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को यह सूचना देना पड़ेगा कि वह पंचायत के कौन से पद पर सेवा कर सकता है या करना चाहता है, ठीक है, बताएं अभी। किंतु यदि वह व्यक्ति 10 दिन के भीतर सूचना नहीं देता तो विहित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित में से एक पद के लिए विकल्प माना जाएगा। वही अगर वो जिला पंचायत है तो जिला पंचायत का, जनपद पंचायत संबंधित है जनपद पंचायत का, ग्राम पंचायत से संबंधित है तो ग्राम पंचायत का, और पंच से संबंधित है तो पंच से संबंधित होगा, ठीक है, वही है। यदि वह व्यक्ति 10 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है तो विहित पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित में से कम एक पद के लिए विकल्प लिया माना जाएगा, जिला, जनपद या ग्राम या पंच, ठीक है। क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव तो इसी का होता है जी, पंच का, सरपंच का, जनपद सदस्य का और जिला सदस्य का। आप कहानी क्या समझेंगे? यदि वह व्यक्ति सूचना देने से पहले ही किसी पद के लिए शपथ ले लेता है तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति का उस पद के लिए चयन हो गया है। चीजें क्लियर है? तो इसका हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये स्तर होता है, ये पद धारण करने वाले पदाधिकारी होते हैं और 2 पद धारण करने वाले जो अधिकारी होते हैं उसके बारे में। जनपद पंचायत का जो पंच होता है वो जब उप सरपंच बनता है, कौन सा बनता है? उप सरपंच। तो पंच तो एक रहेगा, पंच क्या है भैया? एक है, सरपंच एक है, लेकिन जो उप सरपंच है ये 2 पद धारण करते हैं। कैसे सर? वो पंच भी है और उप सरपंच भी। उप वाला आया तो मतलब डबल, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य भी है, अध्यक्ष सदस्य भी है, बहुत कॉमन सी चीज है। सरपंच अलग होता है, सरपंच अलग होता है, पंच अलग होता है, सरपंच अलग होगा, पंच अलग होगा, जनपद सदस्य अलग होंगे, जिला सदस्य अलग होंगे, उनको एक ही पद मिला है। बट अध्यक्ष है, जैसे कि जिला पंचायत का मैं अध्यक्ष बन गया
तो उससे पहले तो मैं सदस्य रहा होगा ना, तो मैं सदस्य के साथ साथ क्या बन गया हूँ, अध्यक्ष। उपाध्यक्ष है तो पहले सदस्य रहा होगा, तो सदस्य पहले मैंने क्या, सदस्य मतलब सदस्य के अलावा क्या बन गया मैं, उपाध्यक्ष। तो जहां उपाध्यक्ष वर्ड आए, जहां अध्यक्ष वर्ड आए, समझ लेना कि वो 2 पद धारण करते हैं। कितने पद धारण करते हैं, 2 पद धारण करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। देखिएगा, हम चुनाव प्रचार के दरमियान कितने पैसे खर्चे कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत में देखेंगे 2 लाख, जहां पंचायत में कोई रखना है 3 लाख, और जिला में कितना रखना है 5 लाख। 2 3 5, 2 3 5, ग्राम पंचायत में 2 लाख, जनपद में 3 लाख और जिला में 5 लाख। प्रतिदिन खर्च का विवरण अधिकारी को देना आवश्यक है। जो भी अधिकारी होंगे उसको इसका खर्च का हिसाब किताब देना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र मतदान की तारीख के 20 दिन पूर्व ही मतदाता केंद्र में प्रकाशित होगी। कितने दिन पूर्व, 20 दिन पूर्व ही मतदाता केंद्र में प्रकाशित है। निविदत मत टेंडर वोट, कौन सा वोट, टेंडर। भगवान ये क्या है सर, टेंडर वोट क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है दोस्तों, अगर आप गए हैं चुनाव के दरमियान अपना मत डालने के लिए, चुनाव के दरमियान अपना मत डालने के लिए, वोट डालने के लिए आप वहां गए हो, जाते ही पता चलता है कि यार आपका वोट तो किसी और ने डाल दिया, तो सर आप क्या करोगे, आपके पहचान का उपयोग करके किसी और ने वोट डाल दिया, तो आप वोट डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, जी हाँ आप डाल सकते हो वोट। वोट कैसे डालोगे, इस वोटिंग प्रोसेस को कहते हैं टेंडर वोट। क्या बोलते हैं, टेंडर वोट। हर व्यक्ति जो होता है उसको यह अधिकार है कि वो वोट डालेगा। हर पंचायत जहां जहां वार्ड बनाए गए हैं, जहां पास चुनाव प्रक्रिया हो रहा है, वहां पास टेंडर वोटिंग की भी प्रोसेस होती है। पीठासीन अधिकारी क्या करता है, संबंधित व्यक्ति का बकायदा साइन वाइन हस्ताक्षर ले लेता है और उसके बाद बैलेट पेपर के माध्यम से उसको क्या करवाता है, वोट डलवाता है, और यही वोटिंग कहलाता है टेंडर वोट। क्या कहलाता है, टेंडर। और ऊपर तक रिपोर्ट जाती है कि भैया ये फलाना व्यक्ति आया था, इसका वोट किसी और ने डाल दिया है, तो उसको गलत माना जाएगा, और जो एक्चुअल व्यक्ति है वो जब वोट देगा उसको सही माना जाएगा। तो आप गए हो, जाने के बाद देखते हो कि यार आपका वोट किसी और ने डाल दिया है, तो सरकार जो है आपको वोट देने का एक नियम कानून बनाई है। गलती से किसी और के द्वारा किसी और का वोट डाल दिया गया है या जानबूझ के डाला गया है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति ने अगर वोट डाला तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका टेंडर वोट। क्या कहलाता है दोस्तों, टेंडर वोट। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। पहले देखते हैं प्रदाता। यह मत पत्र उस मतदाता को दिया जाता है जिसने मतदान नहीं किया है किंतु उसके नाम का मत दिया जा चुका है। स्वरूप क्या होगा, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होता है। भूमिका क्या है, यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता है। समान परिस्थिति में इसकी गणना नहीं की जाती है। किसको, निविदित मत पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिए जाते हैं। किसके, वो टेंडर वो किसके हाथ में दिया जाता है, पीठासीन। निविदित मत को मत पेटी में नहीं डाला जाता, इसको याद रखिएगा। कहां डाला जाता, मत पत्र को पेटी में नहीं डाला जाता। निर्विरोध निर्वाचन क्या, अरे जाहिर सी बात है, ये तो बहुत सिंपल है भैया, आप खड़े हुए आपके खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है तो निर्विरोध हो जाओगे। उस पद पर केवल एक ही अभ्यर्थी ने नामांकन भरा हो, उस पद के लिए अनेक अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन भरा गया था किंतु नियमित तारीख के पूर्व केवल एक अभ्यर्थी को छोड़कर शेष सभी ने अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, निर्विरोध निर्वाचन। निर्वाचन का स्थगन कैसे होगा इसको समझते हैं, कैसे उसको कैंसिल कर सकते हैं। यदि मतदान की तारीख से पहले रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि कोई अभ्यर्थी उस वर्ग का ही नहीं है जिसके लिए वो स्थान आरक्षित है। एसटी के लिए आरक्षित है, बट अब व्यक्ति जो है वो क्या हो गया आपका, व्यक्ति क्या हो गया जी आपको बताइए, वो हो गया आपका एससी हो गया या फिर ओबीसी हो गया, तो रिटर्निंग अधिकारी उसको स्थगन कर सकता है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया में जांच करने के बाद यह पाया गया है कि नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने की त्रुटि हुई तो निर्वाचन स्थगित कर दिया जाएगा। आरक्षण का प्रावधान है, नाम में भी अगर त्रुटि होगी तो भी क्या कहते हैं, आपका निर्वाचन प्रोसेस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो निम्न परिस्थितियों में आपका स्थगन हो सकता है। जैसे यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे हैं तो मतदान स्थगित नहीं होगा, एक ही रहेगा तो निर्वाचन बंद हो जाएगा। बट एक से अधिक है तो किसी एक के मन से दिक्कत है नहीं होनी चाहिए।
यदि एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाए और अन्य सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए तो ऐसे कंडीशन में तो भैया निर्वाचन तो बंद करना ही पड़ेगा। एक ही व्यक्ति बचा है, सब मर गए हैं, तो कैसे स्थगित नहीं करेंगे, इसको आपको ध्यान देंगे। इसके अलावा क्या करना, निर्वाचन या वाचिका, तो ये क्या करना है, धारा 122 में वाचिका के बारे में बताया गया है। विधि का निर्माण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल, और किसके द्वारा होगा, जितने भी समस्त विहित पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये होगा। ग्राम पंचायत में कौन मुखिया रहेगा, जो निर्वाचन संभालेगा, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अधिकारी जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार। जनपद पंचायत में दोस्तों कौन है आपका, कलेक्टर, ठीक है। और संभाग जिला में आपको रखना है संचालक पंचायत। कौन सा पंचायत, संचालक पंचायत। मतगणना कैसे होगा, दो मतगणना कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी जो होता है ये और इनके विभिन्न उम्मीदवार गणना के अभिकर्ता होते हैं। अपवाद की बात करते हैं, समान परिस्थिति में निविदित मतपत्र की गणना नहीं की जाती। अभी बताया था ना, टेंडर वोट की गणना नहीं, अरे उसका वोट तो डाल दिए है ना, किसी और ने डाल दिया है, लेकिन उसने तो बताया ना कि भैया हमारा वोट डाल दिया, इसने टेंडर वोट जो है उसने पीठासीन अधिकारी को दिया है, और ये तय है कि उसका वोटिंग हो चुका है, डबल तो काउंट नहीं होगा ना, ठीक है। बराबर मत होने पर क्या होगा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लॉटरी क्या निकालेंगे, लॉट पद्धति होगा। बराबर मत हो जाएगा किसी दो व्यक्ति के द्वारा, राम का भी आ गया 1000, श्याम का भी आ गया 1000, तो दोनों में लॉटरी होगा, क्या होगी, लॉटरी, लॉट प्रोसेस होगा, इसको ध्यान देंगे। और निर्वाचन का प्रमाण पत्र कौन देता है, आपका कौन सा अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी। तो यहाँ पर बार बार जो रिटर्निंग अधिकारी आ रहा है, ये ऐसा वर्ड है दोस्तों, जो भी जैसे मैं बताया था आपका, एक होता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त, उसका पूरी जिम्मेदारी होता है चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने का, वो तो करता नहीं है, तो उसने जिला कलेक्टर को बोल दिया, जिला के, कि आप अपने जिले को संभालिए। जिला कलेक्टर बोलेगा डिप्टी कलेक्टर को, आप अपने जगह संभालिए। उसके नीचे का अधिकारी तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, उसके अलावा सीएमओ, सीईओ, ये सब के सब जो होते हैं ना, इनको बनाया जाता है चुनाव के दरमियान रिटर्निंग अधिकारी, ताकि वो एक समय के बाद अपने उस जगह पर वापस आके बैठ सके जो पहले से वो काम कर रहे हैं। तो रिटर्निंग अधिकारी कुछ नया वर्ड नहीं है, जो भी निर्वाचन आयुक्त का काम रहता है वो रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका खत्म हो गया जी, निर्वाचन अधिकारी का हमने पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है आपको याद रखना है वर्णक्रम, वरीयता के बारे में। एक हमने पढ़ा है एक साथ जब किसी भी जगह से चुनाव लड़ेंगे तो उस समय कैसा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में बात किया, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है टेंडर बोर्ड के बारे में। तो ये क्लास छोटी सी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।